हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स का आज अपन चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ स्टार्ट करने वाले हैं। और ये है जो चैप्टर है वो आप लोगों की थ्योरी एग्जाम की दृष्टि की अपेक्षा प्रायोगिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और वाइवा के अंदर आपसे जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनकी संभावना भी इसी चैप्टर में से है। और आप लोगों के प्रैक्टिकल सिलेबस में कम से कम 6 प्रैक्टिकल हैं वो आपके इस चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन मैं ये कहूँगा कि आप उन चैप्टर की पूरी कहानी, उनकी बनावट, उनकी प्रक्रिया, उनके समझाने की विधि, सब कुछ आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों की फिजिक्स के अंदर 30 नंबर प्रैक्टिकल परीक्षा के और 3 नंबर थ्योरी परीक्षा के अंदर महत्व रखता है। तो पूरे फिजिक्स के 17 चैप्टर में से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और इसकी अगर आप लोगों ने एक एक बात बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से समझ ली तो आप लोग प्रैक्टिकल परीक्षा के वाइवा के एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ के आएंगे। इवन आप लोगों का जो इंटरव्यू है, आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत सुपर डुपर जाने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ इस चैप्टर के प्रत्येक वीडियो के साथ। और पूरा जब चैप्टर हो जाए तब आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो हमसे इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर को आज अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ, तो आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई एक बैटरी लगी होगी, कहीं एक स्विच लगा होगा, उसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और कोई एक ऑब्जेक्ट लगा होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब सामान्यतः उसे अपन प्रतिरोध के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आज अपने को इस विद्युत परिपथ की जो बेसिक जानकारियां हैं, इसका जो नाम है, इसके भागों के नाम है, सबसे पहले वो सीखना अति आवश्यक है। तो इस परिपथ को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। इसमें यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 2 प्रतिरोध यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आगे एक प्रतिरोध और यहाँ पे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। और जहाँ जहाँ तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन बिंदुओं को मैंने नाम दिया है A B C D E एंड F। तो इस सर्किट के अंदर आज अपने इस चैप्टर के अंदर जो महत्व रखने वाले बिंदु हैं वो 2 नाम यहाँ पर हैं। एक आएगा आप लोगों का संधि बिंदु और दूसरा आएगा बंद पास या लूप। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को संधि के बारे में बता देता हूँ कि संधि बिंदु क्या होता है। संधि बिंदु, संधि बिंदु इसे जंक्शन पॉइंट कहते हैं। जंक्शन पॉइंट कहते हैं। किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जहां जहां वायर, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक तार जा रहा है और इस वायर के अंदर मुझे कोई दूसरा वायर कनेक्ट करना है, तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे ये दूसरा वायर है वो इसके ऊपर जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तार है, इसके इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर 2 तार जुड़े हुए हैं, एक इधर से आने वाला और एक इधर से जाने वाला। ये आप लोगों का संधि बिंदु नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं इस ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट के ऊपर जैसे ही आपने बैटरी का जो स्विच है उसको जैसे आपने ऑन किया, इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाती है। और जैसे विद्युत धारा बहती है तो आप इस ए पॉइंट को संधि बिंदु नहीं कहेंगे। संधि बिंदु का मतलब होता है जहां पर कम से कम 3 तार जुड़े हुए हों। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जहां पर 3 वायर जुड़े होते हैं वो आपका संधि बिंदु होता है। तो इस परिपथ को देख करके आप मुझे बताइए कि संधि बिंदु कौन कौन से पॉइंट हैं। तो आप लोग कहेंगे कि सर एक बी पॉइंट है, वहाँ पर 3 वायर कनेक्टेड हैं, और एक ये ई पॉइंट है, वहाँ पर भी 3 वायर कनेक्टेड हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको अपन संधि बिंदु कहते हैं। संधि बिंदु का मतलब ऐसा नहीं है कि ये एफ पॉइंट है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक ये वायर जुड़ा हुआ है और एक ये वायर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मिनिमम 3 बिंदु होने चाहिए, 3 वायर हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए। बात क्लियर है? तो ये आप लोगों के संधि बिंदु के डेफिनेशन हो जाती है। तो चलिए पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। हालांकि ये परिभाषा आप लोगों के परीक्षा में कहीं नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर अपन ने इसकी परिभाषा में लिखा है कि विद्युत परिपथ का वह बिंदु जहाँ 3 या 3 से अधिक तार जुड़े हुए हों उसे संधि बिंदु कहते हैं। जैसे ये जो उपरोक्त परिपथ चित्र आप लोगों ने दर्शाया है, इसमें बिंदु बी है और बिंदु ई है, वो दोनों संधि बिंदु को प्रदर्शित कर रहे हैं। बात क्लियर है? सिंपल आप लोगों को संधि बिंदु यहाँ पे इस तरीके से समझना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक दूसरा और एक महत्वपूर्ण टर्म आती है जिसे अपन बंध परिपथ, बंध लूप कहते हैं।
जिसे क्या कहते हैं अपन, बंद पाश कह दीजिए, या इसे लूप भी कहा जाता है। बंद पाश या लूप किसे कहते हैं, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। अगर इन दोनों बातों को आप लोगों ने समझ लिया तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है वो आप लोग अधिकांश इसका जो बेसिक पार्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बंद पास का मतलब होता है कि आपको एक पॉइंट से चलना शुरू करना है। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए इसके ऊपर, वहाँ से चलना शुरू करना है और किसी भी रास्ते से घूम करके आप वापस उस बिंदु पे आ जाइए, परंतु उसके पीछे शर्त ये है कि कोई भी उसका भाग है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं इस एफ बिंदु से चलना शुरू करता हूँ, एफ से गया ई पर, ई से गया बी पर, बी से आया ए पर और ए से वापस आ गया एफ पर, तो ये मेरे पास एक बंद लूप हो जाता है, बंद पाश हो जाता है। क्लियर है? लेकिन इसमें कोई भी रास्ता रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से एफ से गया मैं ई पर, ई से गया डी, डी से सी, सी से बी पर, बी से वापस आ गया ई पर और ई से एफ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये लूप है, ये जो इसका भाग है, ये जो इसका छोटा सा हिस्सा है वो पुनः रिपीट हो रहा है, तो इसे अपन बंद लूप नहीं कह सकते। बंद लूप या बंद पाश का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा रास्ता चूज कीजिए जिसके ऊपर आप दोबारा रिपीट ना करें और जहां से चलना शुरू किया था वहीं पर आ जाएं, उसे अपन बंद लूप कहते हैं। बात क्लियर है? तो इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितने बंद लूप आप बना सकते हैं, बताइए मुझे, कितने बंद लूप आप बना सकते हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि सर एक तो एफ बिंदु को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एफ बिंदु के लिए बंद लूप बनाने मुझे, तो एक तो मेरे पास ये वाला लूप हो जाएगा ई एफ बी ए वाला, एक एफ से लेके ई डी सी और ये हो जाएगा, दो लूप बन गए। और एक तीसरा लूप और बन सकता है, वो केवल यहाँ के लिए रहेगा, जरूरी नहीं है कि आप एफ बिंदु के लिए कहें। मैं टोटल बंद लूप इसके अंदर काउंट करना चाहता हूँ, तो टोटल बंद लूप इसके अंदर कितने हो जाएंगे? एक लूप ये हो गया खुद के लिए, एक लूप ये हो गया खुद के लिए और एक इन दोनों का बाहर वाला कंबाइंड हो गया। यानी पहले वाले लूप में आपने कौन सा रास्ता सेलेक्ट किया है उसका कोई मतलब नहीं है, जिस लूप को आप बनाना चाहते हैं उसमें कोई रास्ता है वो वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इस सर्किट के अंदर, इस पूरे जाल के अंदर, इस नेट के अंदर, यानी ये जो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ लूप है, ये जो लूप है इन बहुत सारे लूपों का कॉम्बिनेशन है, उसे अपन जाल कहते हैं। हालांकि उसके अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बंद पास की डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अपन ने बंद पाश या लूप की परिभाषा लिखी है कि विद्युत परिपथ में धारा का वह बंद पथ, यानी एक ऐसा बंद पथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें किसी भी शाखा की पुनरावृत्ति ना हो, कोई भी ब्रांच, कोई भी शाखा है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसे अपन बंद पास या लूप कहते हैं। जैसे उपरोक्त चित्र के अंदर, इस ऊपर वाले डायग्राम के अंदर ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, यानी जहां से शुरू किया है वहीं पर वापस आना जरूरी है, तभी तो बंद लूप बनेगा। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, तो ये भी आपके पास एक बंद लूप है। और इसके अंदर एक और एग्जाम्पल है कि ए से शुरू करके क्रमागत चल के ए पे आना है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी ई एफ ए, तो ये इसका बंद लूप या बंद पास हो जाता है। तो ये आप लोगों को दोनों जो टर्म है वो अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर आधारित दो नियम आने वाले हैं जिन्हें अपन किरचॉफ के नियम कहते हैं। एक किरचॉफ नाम का वैज्ञानिक होता, उसने दो नियम दिए थे, उन दोनों नियमों को पहले को अपन संधि नियम कहेंगे और दूसरे को बंद पाश नियम कहेंगे। तो दोनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन चलते हैं किरचॉफ के नियम के ऊपर। तो किरचॉफ के नियम देखिए, किरचॉफ के दो नियम हैं, दोनों नियमों में से निश्चित रूप से वाइवा में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और थ्योरी एग्जाम में भी किरचॉफ के दोनों में से कोई एक नियम 100% पूछा जाता है। दोनों के दोनों नियम बहुत इजी हैं, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल है वो भी पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम।
देखिए, इसे 3 तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, किरचॉफ का संधि नियम लिखिए, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तीनों में से किसी भी नाम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका स्टेटमेंट क्या है, उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि इसमें करना क्या होता है। ये अपने पास जो आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये अपने किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का या इलेक्ट्रिक जाल का, विद्युत जाल का कोई एक पॉइंट लिया है अपन ने, ओ पॉइंट। और इस ओ पॉइंट के ऊपर टोटल कुल मिलाकर के आपके पास 5 वायर हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो इस ओ बिंदु को आप क्या कहेंगे? संधि बिंदु कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस ओ बिंदु के ऊपर केवल ये पहला ए वाला वायर और ये बी वाला 2 ही वायर होते तो क्या आप इसे संधि बिंदु कह पाते? बिल्कुल नहीं। संधि बिंदु की परिभाषा के अनुसार कम से कम 3 वायर वहाँ पे जुड़े होने चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 वायर हैं, तो ये संधि बिंदु की परिभाषा को संतुलित करता है। तो पहली बात तो अपने को ये देखनी है। दूसरी बात, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे देखेंगे कि ये जो पहली ए वाली शाखा है, इस ए वाली शाखा में करंट है वो अंदर की तरफ आ रहा है। कितना आ रहा है? I1। उसके बाद में बी वाली शाखा में भी विद्युत धारा अंदर की तरफ आ रही है। कितनी? I2। सी वाली शाखा में करंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है। कितना? I3। डी की शाखा में भी करंट बाहर की तरफ जा रहा है और ई की शाखा में करंट है वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये जो पॉइंट O है, इस O पॉइंट के ऊपर जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। जितना आवेश अंदर आएगा उतना ही आवेश बाहर जाएगा। जितने ही इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं। बात क्लियर है? तो इसका स्टेटमेंट अब आप लोगों को क्लियर हो जाता है। किरचॉफ ये कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी भी संधि बिंदु के ऊपर, कोई सा भी संधि बिंदु हो, उस संधि बिंदु के ऊपर अंदर आने वाली धाराओं का योग और बाहर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। या फिर अंदर आने वाली धाराओं को आप पॉजिटिव ले लें और बाहर जाने वाली धाराओं को आप नेगेटिव ले लें, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ के संधि बिंदु के ऊपर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब क्या हुआ? अंदर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव और बाहर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव। तो इनका बीजगणितीय योग जो है वो 0 होगा। सिंपल है। तो पहले मैं इस नियम का स्टेटमेंट लिख देता हूं आपको। परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका कथन लिखिए, ठीक है? तो यहां पर अपन ने इसका स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि यदि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आपसे इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है तो मैंने यहां पर 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट आपको परीक्षा में लिखना है। दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों लिखोगे तो आप ये सोचेंगे कि दोनों लिखूंगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कतई नहीं है। दोनों लिखने पर आप लोगों का टाइम खराब हो जाएगा और आगे वाले प्रश्न है वो आपके रह सकते हैं, अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिखें जो आपको इजी लगे। नोट्स में आप दोनों लिख लें। क्या है कि विद्युत परिपथ के प्रत्येक संधि बिंदु पर, कोई सा भी संधि बिंदु हो, प्रत्येक संधि बिंदु के ऊपर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या तो ये स्टेटमेंट लिख लें या फिर दूसरा क्या कि प्रत्येक संधि बिंदु पर अंदर आने वाली विद्युत धाराओं का योग और बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी अंदर की तरफ आने वाली विद्युत धाराएं और बाहर की तरफ जाने वाली विद्युत धाराएं बराबर होती हैं। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिखें, लेकिन इसके साथ इनका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है, गणितीय रूप है, वो जरूर लिखें। तो पहले वाले का गणितीय फॉर्मेट क्या हो जाएगा? पहले वाले का गणितीय फॉर्मेट हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। सिग्मा आई का मतलब बीजगणितीय योग हो गया और उसका योग 0 होता है। या फिर आप इसको कह सकते हैं क्या कि आई अंदर दिस इज इक्वल्स टू आई आउट, ये कह सकते हैं। या फिर आप इसको और क्या कह सकते हैं कि ऊपर वाला डायग्राम देखिए और डायग्राम में अंदर आने वाली धाराओं को छांट लीजिए। तो सर I1 हो गया प्लस I2 भी अंदर आ रहा है प्लस I5 भी अंदर आ रहा है बराबर I3
और I4 है वो बाहर जा रहा है। तो बराबर की साइड में लिखेंगे तो सबको प्लस लिखना है, और I3 और I4 को अगर इसी साइड में लिखेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा और उनका योग है वो 0 हो जाएगा। तो एक पोर्शन तो बनता है ये केवल इसका स्टेटमेंट लिखने का। अब जब आप लोगों ने स्टेटमेंट अच्छे से सीख लिया है तो निश्चित रूप से इसका न्यूमेरिकल भी आप लोगों को आना चाहिए। इसका न्यूमेरिकल है वो भी पूछा जाता है, चाहे तो स्टेटमेंट पूछ लिया जाए या फिर चाहे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, दोनों में से एक पार्ट आता है। तो स्टेटमेंट तो अपन ने अच्छे से सीख लिया, इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें बेझिझक हमारे जो व्हाट्सअप नंबर अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ऊपर देखे हैं उनके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपका समाधान होगा। हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे अधिकांश छात्र हैं वो फिजिक्स में 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 100% 100/100 मार्क्स प्राप्त करें। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 के प्रत्येक टॉपिक पर, प्रत्येक एग्जाम्पल को और चैप्टर के पीछे के प्रत्येक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस के अंदर क्लियर किया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर के आप अपने नोट्स हैं वो लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपन इस किरचॉफ के प्रथम नियम के न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पर आप लोगों ने न्यूमेरिकल अच्छे से इसका डेरिवेशन स्टेटमेंट अच्छे से सीख लिया है। अब अपन इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि सबसे पहले आप लोगों को कोई एक डायग्राम दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कोई डायग्राम है, कुछ इस तरीके का डायग्राम मेरे को यहाँ पे दे रखा है। ये आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने ये 4 शाखाएं बनाई हैं। ये पॉइंट O है, यहाँ पर इसको मैं A, B, C एंड D नाम दे देता हूँ। इसमें अंदर की तरफ 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसमें अंदर की तरफ 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसमें बाहर की तरफ 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो आपके पास जो OD शाखा है इसमें कितना करंट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। 2 बातें पूछी जा रही हैं, उसमें विद्युत धारा की वैल्यू कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन तो केवल 2 ही हो सकती हैं, या तो O से D की तरफ यानी बाहर की तरफ, या D से O की तरफ यानी अंदर की तरफ। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। पहले तो आप लोग फटाफट इसको कैलकुलेट अपने दिमाग में कर लीजिए और दिमाग में इसको सॉल्व करके इसका आंसर है वो अपना क्लियर कर लीजिए कि अपने मैच कर लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। 5 एम्पियर करंट अंदर आ रहा है, 3 एम्पियर करंट अंदर आ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा है। तो ये जो OD शाखा है इसमें कितना करंट किधर जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों ने अपना आंसर है वो क्लियर कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि I in दिस इज इक्वल्स टू I आउट। उसके बाद में मैं लिखता हूँ कि सिग्मा I दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूँ एक एक करके। तो ये 5 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा है, अंदर आने वाले करंट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। ये 3 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा है, इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। ये बाहर जा रहा है, इसको मैं नेगेटिव लेता हूँ और प्लस इसकी वैल्यू की जगह मैं I लिख देता हूँ। ना नेगेटिव नहीं लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिए हमेशा जब कभी भी किसी वैल्यू की मान आपको कैलकुलेट करना पड़े तो उसको हमेशा प्लस के साथ लिखना है। आपको अभी से ये पता नहीं है कि करंट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, तो इसको हमेशा आपको प्लस I लिखना है। अगर आपका आंसर सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाएगा तो ऑटो अंडरस्टूड है कि करंट है वो बाहर जा रहा है, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा तो आप लिखेंगे कि करंट है वो अंदर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखते समय आप इसको -I नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी आपने अपने दिमाग में सॉल्व कर लिया और आपको पता है कि करंट है तो बाहर की तरफ निकलेगा, इसलिए आप यहाँ पे -I लगा दें। ऐसा नहीं करना, इसको +I ही लिखना है। ठीक है, इक्वल्स टू कितना लिखना अपने को 0 लिखना। तो ये 5 और 3 8 हो गया, 8 में से 2 हो गया तो 6 हो गया, और ये 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। तो ये जो माइनस का चिन्ह है वो यह बता रहा है कि विद्युत धारा है वो बाहर की तरफ जा रही है। अतः आप यहाँ पे लिखेंगे इसलिए OD में I इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे जब विद्युत धारा की वैल्यू लिख रहे हैं तो आप माइनस हटा दीजिए, क्योंकि ये माइनस तो केवल दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो OD शाखा में विद्युत धारा है वो तो आपकी 6 एम्पियर है, और इसकी जो दिशा है
इसकी जो दिशा है, माइनस क्या बता रहा है, बाहर की तरफ है, तो आप चाहें तो इसे ये लिख दें O से D, और बहुत बेहतर रहेगा यदि आप ब्रैकेट में लिख दें बाहर की तरफ, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जब इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो आपका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे करके आप लोगों को बता दिया है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए डाल के देता हूँ, उसका आंसर है वो आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ये अपना एक अभ्यास प्रश्न है, इसके डायग्राम को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, और इसमें आप लोगों को बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई है। एक आपके पास I1 करंट है जो इस AB ब्रांच के अंदर फ्लो हो रहा है, और एक I2 करंट है जो आपका BC शाखा के अंदर जा रहा है। तो इन दोनों की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है और दोनों की डायरेक्शन आपको पता करनी है, दोनों की दिशाओं को भी आपको पता करके लिखना है। तो जैसे अभी अपन ने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, और इसका जो भी आंसर है I1 के बराबर वैल्यू, I2 के बराबर वैल्यू और विथ डायरेक्शन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। इसके बाद में इस प्रथम नियम से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है कि ये जो प्रथम नियम है, ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये किस नियम के ऊपर आधारित है, यानी किरचॉफ ने ये जो बातें कही है वो किस लॉ को बेस मान करके कही है। कैसे कह सकते हैं कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो मैंने आप लोगों से एक बात स्टार्टिंग में कही थी कि अंदर आने वाला करंट बाहर जाने वाला करंट इक्वल है। करंट किसकी वजह से बहता है, आवेश के फ्लो की वजह से। तो अंदर आने वाला आवेश और अंदर बाहर जाने वाला आवेश दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, आवेश संरक्षित का, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश यहाँ पे स्टे नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, किसी प्रकार से आवेश के मान में कोई क्षति नहीं होगी। तो ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, नियम पर। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न कई दफा पूछा गया है और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इस तरीके से आज के वीडियो के अंदर अपन केवल किरचॉफ का प्रथम नियम ही पढ़ेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम है वो अपन अगले इसके ठीक बाद वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो भी लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और दोनों नियम हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। तो इतना टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक बार मैं पुनः आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि ये चैप्टर नंबर 6 है वो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के 100 नंबर में से 33 नंबर का महत्व रखता है। आप जितने भी स्टूडेंट मेरा वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, आप में से 50% बच्चों के इस चैप्टर में से जो प्रैक्टिकल हैं वही प्रैक्टिकल आप लोगों को एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि इसमें से टोटल आपके 7 प्रैक्टिकल हैं, 7 मेजर प्रैक्टिकल हैं वो आपके सिलेबस में हैं। जनरली लैब के अंदर इनमें से 4 प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। अपन एक एक प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उनकी क्रियाविधि, उनकी बनावट, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी कैलकुलेशन, उनके रिजल्ट, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इवन वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो मैं दावे के साथ आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं और निरंतर पढ़ाई करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने 100 मार्क्स का जो टारगेट है उसके नज़दीक पहुँच पाएंगे। और साइंस स्टूडेंट और स्पेशली फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। भैया पिछले 10 सालों से ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे 90 से ऊपर क्रॉस करते हैं उनके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि हर एक चैप्टर उनको क्लियर होता है, परंतु जैसे जैसे वो आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते जाते हैं पीछे के चैप्टर्स को भूलते जाते हैं। चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक पहली यूनिट कर ली, सर अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल टकाटक है, एकदम बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन जैसे ही यूनिट 2 पूरी होती है इतने में यूनिट नंबर 1 है वो ढीली पड़ जाती है। यूनिट नंबर 3 तैयार करोगे तो यूनिट नंबर 1 है वो और ज़्यादा फीकी पड़ जाती है। बस आप लोगों को इतना ज़रूर करना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनको भी आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है, उनको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, बार बार उनको रिवाइज करते जाना है।
बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रश्न है वो आप लोगों को हमारे नोट्स के बाहर से नहीं मिलेगा 100%। इसलिए 56 नंबर जो हैं वो आप लोगों को हमारे नोट्स में से मिल जाएंगे। 30 नंबर जो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के हैं वो भी आप लोगों को हमारे द्वारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए जाएंगे। इवन फरवरी के महीने में जब आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस समय अपन स्पेशल सेपरेट क्लासेज चलाएंगे, टेस्ट क्लासेज चलाएंगे, उस समय आप लोगों को और ज़्यादा अभ्यास करवा दिया जाएगा। चलिए, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या बहुत कम इंक्रीज हुई है। आई होप आप जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, उन सब में आप इन्हें ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।